Now moving to the next question is Kepler's second law of planetary motion follows the principle of conservative of which one? Kepler law में तीन लॉ होता है. जैसे पहला आपको पता है कि the first law, the orbit of every planet is an ellipse with the sun at one of two focus. Second क्या होता है कि आपका the line joining a planet and the sun sweeps out equal area during equal interval of time. और third क्या होता है the ratio of the square of the object orbiting period with the cubes of the semi major axis of its orbiting is the same for all objects orbiting the same primary. इन तीनों में आप देख रहे हैं कि हमको सेकेंड लॉ के बारे में पूछा गया. तो सेकेंड लॉ में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो इक्वल एरिया स्वैप करता है, इसका मतलब क्या होता है. इसमें क्या होता है कि जो वेलोसिटी होती है वो आपकी एरियल वेलोसिटी जो होती है अराउंड द सन इज इलिप्टिकल ऑर्बिट रिमेन्स कांस्टेंट. जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो कंजर्वेटिव हो जाता है, वो चेंज नहीं होता. तो हमारा केपलर सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशंस क्या होंगे, ये एंगुलर मोमेंटम को कंजर्वेटिव रखता है. Moving to the next question, which one of the following options shows the correct structure unit of the earth arranged in the correct sequence of increasing volume. यहाँ पे हमको जैसे कि आपको पता है अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ की बात करें तो उसमें हमारा क्रस्ट होता है, फिर मेंटल होता है, फिर कोर होता है. मेंटल हमारे दो पार्ट में होता है, आपको पता है लोअर मेंटल अपर मेंटल, फिर आपके कोर में आउटर कोर इनर कोर की बात करते हैं. तो उसी का अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या वॉल्यूम होगा दैट वी हैव टू सॉर्ट आउट टू एस्टिमेट एंड accordingly we have to take this answer. अब यहाँ पे इसको निकालने के लिए हमने क्या किया कि ये चार्ट है, इसमें आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे रेडियस ऑफ द इनर कोर, यहाँ से आप देख सकते हैं सिंपली रेडियस ऑफ द इनर कोर ये है. और ये एक शेल टाइप का स्ट्रक्चर है जो सर्किल है. इसमें आप फॉर्मूला अगर लगाना हो तो आपको अगर इसका वॉल्यूम निकालना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टोटल इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, फिर इसका आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा. जब आप V2 माइनस V1 करेंगे तो आपको ये V2 माइनस V1 आपको वॉल्यूम ऑफ दिस लेयर 4 आ जाएगा आपको. तो इस तरीके से मैंने सारे कैलकुलेशंस किए. ये कैलकुलेशन आप देख सकते हैं. पहला हमने रेडियस ऑफ द इनर कोर का किया, रेडियस ऑफ द अर्थ हम 631 लेके उसका पूरा वॉल्यूम लिखा है. आई हैव फाइंड आउट दिस, आई केप्ट इट लाइक दिस वन. इसको हमने इसी तरह से लेकिन जब हम डिवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा. तो इनर कोर का हमने वॉल्यूम निकाल लिया और रिलेटिवली अर्थ के रिस्पेक्ट में इनर कोर कितना है ये निकाल लिया, ये 0.6% आया. आउटर कोर निकाल लिया, इसको ऑलमोस्ट मैंने 1% कर दिया. और ये वॉल्यूम ऑफ द आउटर कोर भी निकाला तो 15% आया. इसी तरह हमने वॉल्यूम ऑफ द लोअर मेंटल एंड अपर मेंटल निकाला तो वो हमारा ऑप्शंस जो आता है वो इस तरीके से आता है 27, 54, 15 एंड 1%. इसका मतलब जो लोअर मेंटल है वो 54% है. तो हमको जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे लोअर मेंटल होना चाहिए. यहाँ पे हमारे दो ऑप्शंस है लोअर मेंटल के, ए और सी. उसके बाद अगर आप देखेंगे सबसे कम हमारा क्या होना चाहिए, इनर कोर होना चाहिए. तो इसमें इनर कोर सी में आ रहा है. तो दिस इज द राइट आंसर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट आंसर, आप देख रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अर्थक्वेक इंटेंसिटी स्केल. देखिए आपको पता है कि अर्थक्वेक के लिए दो चीज़ यूज़ करते हैं, मैग्नीट्यूड एंड इंटेंसिटी. सो इन ऑल ये चारों ऑप्शन जो दिए हैं इसमें मैग्नीट्यूड स्केल कौन सी है और इंटेंसिटी स्केल कौन सी है वो देखना है हमको. आपको जैसे पता है कि रिएक्टर स्केल को अगर आप कायदे से लिखना चाहें तो इसको आप लिख सकते हैं रिएक्टर मैग्नीट्यूड स्केल. इसका मतलब ये आपकी क्या है, मैग्नीट्यूड स्केल है ना कि इंटेंसिटी स्केल है. तो ऑप्शन तो आपका यही ए हो गया. तो उसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज GMA स्केल. GMA इज जापान मेट्रोलॉजिकल एजेंसीज सेस्मिक स्केल which measure the intensity. Modified Mercury scale आपको पता है it is also a intensity scale and Rosie-Farrell scale was one of the first seismic scale to represent earthquake intensity. Rosie-Farrell scale जो आपकी है वो सबसे पहली स्केल थी जिससे आप इंटेंसिटी निकालते थे. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशन ऑफ ट्रांसमिटिविटी ऑफ एन एक्विफर इज. एक्विफर में इसी तरह क्वेश्चन आते हैं, कोई टफ न्यूमेरिकल नहीं आता, या तो डायमेंशन पूछ लेते हैं या तो फॉर्मूला पूछ लेते हैं. अब आपको इसको निकालने के लिए आपको ट्रांसमिटिविटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए जो कि आपका ट्रांसमिटिविटी का फॉर्मूला है T=B/K, वेयर K इज हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी और जो B है आपका वो सैचुरेटेड थिकनेस ऑफ द एक्विफर है. मीन्स इसकी जब डायमेंशन या फिर यूनिट की बात करेंगे तो ये मीटर आएगा. हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी की डायमेंशन क्या होगा उसको आपको पता है कि हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी कहाँ से आता है. अगर आपको डार्सी लॉ याद हो तो डार्सी लॉ से आपका हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी आता है जिसका फॉर्मूला होता है Q/A × ΔH/ΔL.
वहाँ पे आप देखेंगे जहाँ पे ए आपका एरिया है, क्यू आपका वाटर डिस्चार्ज है, और ये डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है जो कि डायमेंशन लेस होता है, मतलब यूनिट लेस होता है। अगर आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे, और थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड दे देता हूँ कि ये डायमेंशंस को कैसे लेते हैं। अगर आपने इंटर पढ़ा होगा तो लेंथ के लिए डायमेंशन आपका एल होता है, मास के लिए एम होता है, टाइम के लिए टी होता है, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर के लिए ए हो जाता है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के लिए के हो जाता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए सी डी लिखा जाता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल लिखा जाता है। तो इस तरह के अगर आप लिखते हैं और सॉल्व करते हैं तो आप क्या पाएंगे कि हाइड्रोलिक, यहाँ पे देख लीजिए जैसे हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी मीटर पर डेज की बात कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे बी आपका क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे तो बी आपका है, यहाँ पे मीटर की बात कर रहे हैं तो ये मीटर है, तो मीटर स्क्वायर पर डेज है, डेज मतलब टाइमिंग होता है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए आपको क्या हो गया, मीटर स्क्वायर पर डेज, डेज का मतलब टाइम हो गया, टाइम के लिए आप टी यूज़ करते हैं, और ये मीटर मतलब एल हो गया, तो एल का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, एल स्क्वायर टी माइनस 1, यहाँ पे एम का टर्म नहीं तो एम की पावर 0 लिख सकते हैं। तो ये आपका ऑप्शन एम स्क्वायर एम की पावर 0 एल स्क्वायर टी माइनस 1 लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन आपका डी वाला है। इस तरीके से निकालते हैं। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते एक पेपर में, और अगर टफ क्वेश्चन न्यूमेरिकल आएगा तो वो भी मैं सॉल्व करूँगा, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ड्यूरिंग केक कैप्चर न्यूक्लियर ट्रांसमिटेशन प्रोसेस, इसमें क्या होता है, आपको पता है केक कैप्चर क्या होता है, जब केक शेल से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसको हम केक कैप्चर बोलते हैं। अब इलेक्ट्रॉन निकलने में क्या होता है, आपको इलेक्ट्रॉन जब अगर बेसिक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद हो, हम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा था, रेडियो एक्टिविटी में, या फिजिक्स में भी रेडियो एक्टिविटी के पार्ट में पढ़ा है 11th-12th की बुक से। इवन आप अगर विलियम लॉरी से पढ़ते हैं तो इसमें एकदम साफ साफ लिखा है इलेक्ट्रॉन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, -1 is 0। तो इससे आपको पता चलता है ये ऊपर वाला जो होता है ये मास होता है, और नीचे वाला हमारा एटॉमिक नंबर होता है। तो यहाँ मास में कोई भी असर नहीं पड़ेगा, कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, जबकि -1 से वो एक डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन आप देख लिए, पहले मास में कोई इफेक्ट नहीं होगा, बोथ एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास इंक्रीजेस, सो दिस इज नॉट द आंसर। एटॉमिक नंबर डिक्रीज बट एटॉमिक मास रिमेन्स द सेम। अब देखिए यहाँ पे एटॉमिक मास रिमेन्स द सेम, ये एक ऑप्शन हो सकता है, एटॉमिक मास रिमेन्स द सेम, ये एक ऑप्शन हो सकता है। अब क्या हो रहा है कि हमारा डिक्रीज होना चाहिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं A-1 जो आपका एटॉमिक नंबर होता है वो डिक्रीज होता है, तो आंसर बी इज योर राइट आंसर। तो इस तरह का थोड़ा सा रीजनिंग देख के आप अगर आंसर करते हैं तो आप कोई भी आंसर को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। उसके साथ साथ इससे रिलेटेड और जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या पूछे जा सकते हैं वो इससे रिलेटेड है कि अगर अल्फा डीके होता है तो क्या फॉर्मूला होगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि अल्फा डीके होता है तो ए आपका जो वो आपका मास है वो डिक्रीज बाई 4 है, और जो एटॉमिक नंबर है वो डिक्रीज बाई 2 है। आप जैसे मैंने आपको बीटा डीके बताया जो कि इलेक्ट्रॉन डीके भी है, उसमें आपका मास अनचेंज होता है। उसी तरह ये पूरी सीरीज़ है, तो इसको अगर आप देख लेते हैं, एक बार याद कर लेते हैं, तो आपके 2-3 क्वेश्चंस गेट में परफेक्ट हो जाते हैं रेडियो एक्टिविटीज से रिलेटेड। आज के लिए जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग लॉग्स हैज़ द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अगर आप केन्स हैंडबुक है उसमें यह बहुत डिटेल में दिया गया है कि कौन सा लॉग कितने कितने डेप्थ के लिए, कितने कितने सेस्मिसिटी के लिए होता है, वो ये लॉग ही आपका ये है। जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लॉगिंग टूल है, इंडक्शन, लेटरल, न्यूट्रॉन, गामा रे, डेंसिटी, सोनिक, माइक्रो रेजिस्टिव, ऑल दीज आर देयर। और यहाँ पे आपको रेजोल्यूशंस दिए गए हैं कि कितना रेजोल्यूशंस है उसका, और ये आपकी रेजिस्टिविटी में काम करता है, ग्रेविटी, ये उसके टाइप्स है, और यहाँ पे डेप्थ ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। तो इसमें आप देख सकते हैं इन सब में आपका जो लेटरल लॉग है वो सबसे ज़्यादा डेप्थ ऑफ इन्वेस्टिगेशन वाला है, इसीलिए इसका आंसर जो आपका है लेटरल लॉग है। अगर ये फिगर आप ध्यान से देख लेते हैं जो कि केन्स पेट्रोफिजिकल हैंडबुक है में दिया हुआ है, तो आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को आप लगा सकते हैं। तो आपका आंसर लेटरल लॉग हो गया। तो अभी तक के लिए इतना ही, और जो अभी हमारे पास इसके एक, जैसे मैंने बोला था कि 1 से 25 तक के क्वेश्चन आपके कंपलसरी है, तो इसके अभी 9 क्वेश्चन बचे हुए हैं। फिर हम जूलॉजी के कंपलसरी पार्ट में मूव कर जाएंगे जिसमें हम क्वेश्चंस को लगाएंगे, जो कि आपको नेक्स्ट वीक में मिलेगा। इस तरीके से पूरा हम 2020 के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, कंपलसरी पार्ट, फिर जूलॉजी का पार्ट, फिर जियोफिजिक्स का पार्ट, वो तीनों आपको सेक्शन वाइज आपको इस चैनल पे मिलेंगे। तो मैंने चैनल से जुड़े रहिए, इसको सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों से शेयर करिए। थैंक यू।